हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू किंग्स एकेडमी। मेरा नाम है नीतू शर्मा और मैं आज आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाऊंगी। और हमारा आज का टॉपिक है संधि। तो देखिए, हम संधि को उसकी परिभाषा के साथ में समझने का प्रयास करेंगे कुछ उदाहरणों के साथ में। तो लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संधि की परिभाषा क्या होती है, संधि आखिर किसे कहते हैं। तो देखिए, निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है, निकटवर्ती मतलब क्या है कि जो वर्ड्स होंगे उनको जो भी मतलब मैच होने वाले वर्ड्स होंगे वो निकटवर्ती वर्ड दो वर्णों के मेल से जो विकार, विकार से मतलब परिवर्तन। जैसे जब कोई भी अ में आ की मात्रा जुड़ेगी तो आ बन जाएगा, म में आ की मात्रा, इस तरह से जो भी उनमें चेंजेस आते हैं उन चेंज को ही मतलब परिवर्तन का ही मतलब यहाँ पर क्या है, विकार है। तो निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। ठीक है, अब इसको हम उदाहरण के साथ में देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हिम प्लस आलय क्या हुआ इज इक्वल टू हिमालय। क्योंकि देखिए आप, यहाँ पर न है, अगर हम इसमें से स्वर को अलग करेंगे तो हिम बोल रहे हैं, हिम मतलब लास्ट में क्या आ रहा है, अ। ठीक है, अ, और यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, आ। तो अ और प्लस आ इज इक्वल टू क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। अब यहाँ पर म है, हमने स्वर को हटा दिया उसमें से। अब हम अगेन जब उसको ऐड करेंगे तो वो म प्लस आ क्या हो जाएगा, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ हुआ। तो अब म से हमने उसको अलग किया था तो म में ही हम उसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, हिमालय। मतलब जब हमने म को उसमें आ जो बनाया है हमने उसको हम इसी में जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, म में आ की मात्रा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, हिमालय। इसी तरह से आप क्या देखिए, प्रति प्लस एक, प्रत्येक, ये क्या चीज है। जैसे अब यहाँ पर हम इसमें स्वर को अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई प्लस ए। तो क्या होता है, वो जो जिस भी वर्ड उसमें से वो स्वर अलग होता है मतलब उसका क्या है, वो आधा हिस्सा है। तो अब ये आधा सा हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सी मात्रा थी, ई, मतलब छोटी ई की मात्रा, छोटी ई प्लस ए। तो ये क्या बन गया, ई प्लस ए क्या हो गया, ये बन जाता है ये। और जो जिसमें से भी स्वर अलग होता है वो क्या होता है, वो आधा का होता है। तो ये क्या होगा, प्रति प्लस एक इज इक्वल टू प्रत्येक। इसी तरह से आप देखिए, तथा प्लस ए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं थ में आ की मात्रा लगी हुई है, मतलब यहाँ से स्वर को अलग करेंगे तो आ प्लस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़ा ए बनेगा। वहां पर जो है वो डबल मात्रा आएगी, जो ए है उसमें जब हम वर्ड बनाते हैं तो बड़े ए की मात्रा उसमें आती है। तो यहाँ पर आ की मात्रा प्लस ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लस का ए। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो रही है, ये संधि हो रही है। मतलब किस में हो रही है, दो वर्णों में संधि हो रही है। तो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, जो मैंने आपको परिभाषा बताई कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि। जैसे यहाँ पर म और आ में, अ और आ में संधि हो रही है, उसी तरह यहाँ पर ई में और ए में संधि हो रही है। और परिवर्तन क्या हुआ, यहाँ पर आधाता हो गया, यहाँ पर हिमालय हो गया, यहाँ पर आधाता ये हो गया, प्रत्येक यहाँ पर छह हो गया। तो इस तरह से जो परिवर्तन किसी भी वर्णों में होता है उसको हम क्या कहते हैं, संधि। देखिए, अभी हम लोगों ने संधि और उसकी परिभाषा को पढ़ा, लेकिन हमको संधि को समझने के लिए संधि विच्छेद को भी समझना जरूरी है। क्योंकि जैसे संधि होती है उसी तरह से बिल्कुल अपोजिट उसका क्या होता है, संधि विच्छेद होता है। जब विच्छेद को हम छोड़ करके, जैसे विच्छेद में मतलब उससे हमें शब्द से ही पता चल रहा है किसी चीज को अलग करना, फिर उसका अपोजिट जब हम उसको ऐड कर देंगे तो वो संधि बन जाएगा। तो हम संधि विच्छेद को भी समझना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि संधि को। तो देखिए, संधि विच्छेद की परिभाषा क्या होती है, जब जुड़े हुए वर्णों को एक दूसरे से अलग किया जाता है वह संधि विच्छेद कहलाता है। अभी संधि में हमने क्या पढ़ा कि दोनों वर्णों को जोड़ने पर, ऐड करने पर जो भी चेंज विकार उत्पन्न होता है, जो भी परिवर्तन आता है वो क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। उसका बिल्कुल अपोजिट हम यहाँ पर ले रहे हैं कि जब जुड़े हुए वर्णों को एक दूसरे से अलग किया जाता है वो क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक है, हम अगेन वही उदाहरण यहाँ पर भी ले सकते हैं कि जैसे हिमालय लिखा हुआ है,
तो उसको हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे? हिम प्लस आलय, है ना? वो भी उदाहरण हम यहाँ पर ले सकते हैं। हमने ये देखिए दूसरा उदाहरण जो यहाँ पर लिया है नरेश, यहाँ पर क्या दिया देखिए नर प्लस ईश। अब यहाँ पर देखिए आप जो यहाँ पर ए है और ई, इन दोनों का विच्छेद हो रहा है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए बन जाता है। ये हम अभी आगे जो भी इसके नियम है उसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जो संधि विच्छेद के नियम है वही संधि पर भी लागू होते हैं, उसी के अपोजिट। ठीक है, तो जैसे नरेश लिखा हुआ है इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो नर प्लस ईश हो जाएगा। ऐसे ही हम अगर विद्यार्थी कहेंगे तो विद्या प्लस अर्थी, उसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। जैसे मैंने हिमालय का ही आपको बताया था, हिमालय में आपको फिर से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमने संधि का जब डेफिनेशन पढ़ी तो हमने उसका भी उदाहरण लिया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि संधि विच्छेद बताइए हिमालय का, तो आप हिम प्लस आलय लिख देंगे, लेकिन जब आप उसको जोड़ करके बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर नर प्लस ईश क्या हो जाएगा? नरेश। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। इसी तरह से हम और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे सज्जन, तो अगर हम उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? सच प्लस जन, तो वो क्या हो जाएगा? सज्जन। इसके भी और आगे जो नियम है वो भी हम अभी देखेंगे। तो ये संधि विच्छेद की परिभाषा है, इसे भी हमारे लिए समझना बहुत जरूरी। देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कि संधि और संधि विच्छेद के बारे में हमने अभी पढ़ा। अब देखिए संधि के भेद कितने होते हैं उसके बारे में पढ़िए। तो संधि जो है 3 प्रकार की होती है। पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, तीसरी है विसर्ग संधि। अब देखिए वैसे तो संधि के क्या है 3 ही भाग होते हैं, लेकिन जो सबसे पहली संधि है स्वर संधि, उसके भी 5 प्रकार होते हैं, उसके भी 5 भेद होते हैं। उसमें सबसे पहला है स्वर संधि के 5 भेद में दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और 5वां है अयानी संधि। अब देखिए ये जो हमारा जो प्रकार है स्वर संधि, ये क्या है? स्वर संधि जो है संधि का ही पहला भेद है। जो स्वर संधि है वही 5 प्रकार की होती है। तो मैंने आपको बताया दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयानी संधि। अब हम इनको क्रमशः एक के बाद एक हम 1 बाय 1 इनको और एग्जाम्पल्स के साथ में समझने का प्रयास करेंगे स्वर संधि को। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। अब हम लोग एक एक करके संधि के स्वर संधि के जो 5 प्रकार मैंने आपको बताया उसमें सबसे पहला जो भेद है संधि का वो क्या है? दीर्घ संधि। अब उसे क्या कहते हैं और उसके क्या नियम होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हर एक संधि को आप जब तक अच्छे से पहचानेंगे नहीं, आपको सडनली कोई भी संधि की आप पहचान नहीं कर सकते, इसलिए जो उसके नियम है समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आप देखिए हम दीर्घ संधि को कैसे पहचान सकते हैं। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के आगे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ हो जाते हैं। देखिए सुनने में हो सकता है आपको जो इसकी डेफिनेशन है तो थोड़ी सी आपको टफ लगे, तो आप इसे ध्यान से समझिए। देखिए ह्रस्व आप जान लें और दीर्घ आपने ह्रस्व वो होते हैं जिन्हें हम पढ़ने में हमें ज्यादा समय नहीं लगता, मतलब बोलने में ज्यादा समय नहीं लगता, जैसे अ ई उ, इनको हम जल्दी से बोल देते हैं। लेकिन दीर्घ क्या है? आ ई उ ओ, तो जो ये हमें क्या करना है बोलने में समय लग रहा है, क्या कहना है? दीर्घ। और ह्रस्व जिन्हें हमें बोलने में समय नहीं लगता। तो यहाँ पर जो है हमने ह्रस्व और दीर्घ दोनों के बारे में बात की है। तो ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के आगे क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ हो जाते हैं। ठीक है, अगर मान लिया जाए अ को अ के साथ मिलाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? आ बन जाएगा। ठीक है, अगर छोटा ई को छोटे ई के साथ में मिलाया जाए तो वो बड़ा ई बन जाएगा। ठीक है, अगर छोटे ऊ को छोटे ऊ के साथ मिलाया जाए तो वो बड़ा ऊ बन जाएगा। सिर्फ यही यहाँ पर कहने और समझाने का उनका पूरा मतलब है। देखिए वही उन्होंने यहाँ पर जो उसका नियम है वो समझाया उन्होंने कि देखिए अ प्लस अ इज इक्वल टू क्या बन गया? आ बन गया। ठीक है, ई प्लस ई इज इक्वल टू बड़ा ई बन गया। ऊ प्लस ऊ इज इक्वल टू क्या बन गया? बड़ा ऊ बन गया। अब आप देखिए इनको हम शब्दों में कैसे यूज करेंगे।
देखिए यहाँ पर दिया है सूर्य, ठीक है। तो यह मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे हम बोल रहे हैं सूर्य, आ रहा है ना आपने में, हम यह को जैसे ही हम उसके स्वर से अलग करेंगे तो अ आएगा। यहाँ पर आ है, वो अ इस वाले अ के साथ में उसकी क्या होगी, संधि होगी, तो वो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। ठीक है, जब वो आ बन जाएगा तो वहां पर शब्द क्या बनेगा, सूर्यास्त। ठीक है, समझ गए। उसी तरह से देखिए यहाँ पर लिखा है मूर प्लस हरी। ठीक है, अब हम इसको फिर से जोड़ेंगे। देखिए आप, मूर में क्या आ रहा है, मूर, हम लोग कहते हैं ना अ आ रहा है, तो अ प्लस आ इज इक्वल टू अगेन आ बन गया। वो र में आ की मात्रा लग गई वहां पर, और मूर आ गई। ठीक है, इस तरह से ये जो शब्द है वो इस डेफिनेशन को बताने का सिर्फ मतलब ये है। उसी तरह इसके लिए उदाहरण आप देख सकते हैं, चराचर ले सकते हैं। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने जिनको हम लेंगे और इसको और समझने का प्रयास करेंगे, तो और अच्छी तरह से हम इसको इन शब्दों के थ्रू ही हम इसको ज्यादा उदाहरण के थ्रू हम ज्यादा समझ पाए। तो सिर्फ इनको डेफिनेशंस में समझने का मतलब और इसके नियम को ध्यान रखना है, तभी हमारा सही होगा जब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करें। देखिए अभी हमने संधि का जो पहला भेद था दीर्घ संधि, उसके बारे में पढ़ा था। अब ये संधि का दूसरा प्रकार है पूर्ण संधि, उसके बारे में देखिए। अलग अलग संधियों के अलग अलग नियम है, लेकिन आप जैसे जैसे उनके एग्जाम्पल्स आप लेते जाएंगे तो आपको वो सारी संधियां समझ में आ जाएगी। तो देखिए गुण संधि क्या है, यदि अ या आ के आगे ई या बड़ा ई आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ए बन जाते हैं। ठीक है, ऊ या ऊ आए तो ओ, और री आए तो अर हो जाता है। ठीक है, ये सब किसके बारे में बता रहे हैं हम, अ और आ के बारे में। यदि अ आ के आगे ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए बन जाते हैं। ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों ओ बन जाते हैं। ठीक है, और री ऋषि का आ जाता है तो क्या बन जाते हैं, अर बन जाते हैं। देखिए इसके सबसे पहले जो नियम है, मेरे पास में थोड़ा सा स्पेस कम था इसलिए मैं इसको और थोड़ा सा नहीं लिख पाई हूँ, लेकिन जितना मैंने लिखा है उससे आप इसको इजीली और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए अ प्लस इज इक्वल टू क्या हो रहा है, यहाँ पर ए बन रहा है। ठीक है, अ प्लस बड़ा ई भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ आ होगा और उसके साथ में ई या बड़ा ई कुछ भी आ जाएगा तो भी वो ए ही बनेगा। ठीक है, मेरा मतलब ये है कि आपकी संधि के आखिरी में ये शब्द आएंगे तो वो यहाँ पर जाकर के ए बनेंगे, उससे शब्दों को बनाने में हमें इजी होगा। तो आप इसे समझिए, अ प्लस ऊ बनाएंगे तो ओ बन जाएगा। देखिए अब इसी तरह से मैंने एक ही उदाहरण वहां पर लिया है, सुर प्लस इंद्र बराबर क्या हुआ, सुरेंद्र। ठीक है, सुर के अंत में देखिए आप, तो हम क्या बोलते हैं, सुर अ आ रहा है ना, अ बन गया और ई आ गया तो आखिरी में क्या बन गया, ए बन गया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, सुरेंद्र बन गया। इसी तरह से हम धर्मेंद्र भी ले सकते हैं, ठीक है, ज्ञानेंद्र भी ले सकते हैं। तो इस तरह के और उदाहरण हम लेकर के उसको और प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे समझ में आएगा। तो सीधी तरह से इसकी डेफिनेशन क्या है हमारी, कि अ या आ के आगे ई या ई आए या तो ए बन जाएगा, ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ये यहाँ पर छोटा ऊ है, मुझसे थोड़ा सा बाय मिस्टेक ये हो गया, यहाँ पर ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ हो जाएगा और री ऋषि का आएगा तो अर हो जाता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इन्हीं को, ये सारे नियम है और इनको आप जो करके देख करके नए नए शब्द बनाने की कोशिश करेंगे तो ये आपको और इजीली समझ में आएगा। देखिए अभी हमने दो प्रकार पढ़े संधि के, अब ये तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। जैसा कि इसी शब्द के साथ ही पता चल रहा है कि वृद्धि मतलब वृद्धि होना, मतलब किसी चीज का बढ़ना। तो देखिए यदि अ या आ के बाद में ए या ए आए तो ए बन जाता है। ठीक है, तथा ओ या ओ आए तो ओ बन जाता है। देखिए सीधी सी बात है, अ के बाद में या आ जो है हमारे, अ के बाद में कर के बाद में या ए आता है, ए आता है, छोटा ए या बड़ा ए आएगा तो क्या बन जाएगा, वो बड़ा ए बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ओ आए आ के साथ में या आ के साथ में तो वो क्या बन जाएगा, बड़ा ओ बन जाएगा, मतलब वृद्धि हो रही है ना, मतलब बढ़ रहा है, दो मात्राओं वाले शब्द बन जाएंगे। आए तो बड़ा ओ हो जाता है, जैसे अ और आ के साथ में, या तो अ के साथ में ये वाला ए आ सकता है
या फिर अ के साथ में ये वाला ए भी आ सकता है, या ये वाले आ के साथ में ये ए आ सकता है, या ये आ सकता है। सभी पोजीशन में क्या बनेगा, ए में बड़े ए की मात्रा वाला मतलब बड़ा ए बन जाए। अब आप देखिए इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं कि 1 + 1 क में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, मतलब ये वाला आ रहा है, और फिर उसके साथ में फिर से ए निकल, मतलब अ और ए के बीच में संधि हो रही है, तो क्या बन रहा है, उनके शिखर पर क्या आ जाएगा, बड़े ए की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, तो एक ए, ठीक है, क्या बन गया, एक मतलब अ और ए के साथ में संधि हुई, एक एक बन गया। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए सदा प्लस ए, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम इसमें से आ की मात्रा को अलग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आ प्लस ए, मतलब देखिए आ प्लस ए बना, तो ये क्या बन गया, बड़ा ए बन गया, तो ये क्या बन गया, सदैव, है ना। किसके बीच में संधि हुई है, यहाँ पर आ और ए के बीच में संधि हुई है, आप समझने की कोशिश कीजिए, आ और ए के बीच में संधि हुई है तो ए बन गई। ठीक है, तो क्या बन गया, सदैव। इसी तरह से लट प्लस ए, मतलब अ, अगेन अ और ए के बीच में संधि हुई है तो क्या बन गया, लठे बन गया। वही सेम उन्होंने यहाँ पर आपको डेफिनेशन बताई है। अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं रहती है तो आप कुछ एग्जाम्पल्स याद रख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग भी आप डेफिनेशन बना सकते हैं। जैसे देखिए यदि अ और आ के बाद में ए आ जाता है तो बड़ा ए बन जाएगा, और ओ और ओ आ जाए तो भी क्या हो जाएगा, बड़ा ओ बन जाएगा, मतलब अ के साथ में कोई भी एक उसकी संधि होगी तो बढ़ जाएगा। अब आपने उदाहरण के साथ में इसको समझा, अब हम इसके आगे वाला जो संधि का जो अगला भेद है वो हम पढ़ते हैं। देखिए अब ये जो संधि का चौथा प्रकार है इसका क्या नाम है, यह संधि। देखिए इसमें क्या है, यदि ह्रस्व या दीर्घ तीन सुर के बाद कोई भिन्न स्वर, मतलब देखिए ये जो दिए हुए स्वर, इसके अलावा कोई दूसरा स्वर अगर हमें मिल जाता है, कोई भिन्न स्वर आए तो ई या ई का क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, ऊ का बड़ा ऊ का व और री का र हो जाता है। ठीक है, ये सब चीजें अभी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, लेकिन जब आप इनको एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होती है क्योंकि संधि एक बड़ा टॉपिक है। लेकिन आप जब इसके एग्जाम्पल्स करने लगेंगे तो आप इसके एलिमेंट हो जाएंगे, कोई इतना मतलब टफ टास्क नहीं है। तो देखिए यदि ह्रस्व या दीर्घ ई ऊ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो ई या ई का य बन जाता है, या तो ई हो या बड़ा ई हो तो क्या बन जाएगा, य बन जाएगा, ऊ या बड़ा ऊ का क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। ठीक है, और री का र बन जाएगा। तो सिर्फ शब्दों को चेंज होने की वो है। देखिए अब आप जैसे ई प्लस अ तो क्या बन जाएगा, य हो जाएगा। अगर कहीं भी कोई भी शब्द में आखिरी में आप देखेंगे कि ई आता है और उसके जो अगला शब्द है मतलब ई और अ के बीच में जब संधि होगी तो वो क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। इसी तरह से ई प्लस आ के बीच में संधि होगी तो भी वो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप इसके कुछ उदाहरण है हमारे पास में। जैसे देखिए अति प्लस अधिक क्या बन गया, अत्यधिक बन गया। अब आप देखिए मतलब छोटा है ई, है ना, और यहाँ पर से क्या मिला है आपको, छोटा ई मिला है। और ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, जब हम किसी शब्द का स्वर उसमें से हटाएंगे, जैसे ये है तो इसमें से क्या बचेगा, यहाँ पर आधा त बचेगा, है ना, क्योंकि हमने इसे हटाया यहाँ पर, तो क्या हो गया यहाँ पर आधा त और यहाँ पर अ। ठीक है, तो वो क्या बन गया, आधा त वहां पर है और ये ई और ई के बीच में संधि हुई तो क्या बन गया, यह बन गया। तो आप देखिए सेम, और आखिरी का जो वर्ड है ध में छोटी ई की मात्रा और क सेम आ गया। आपको जिसमें से आप मात्रा हटाएंगे वो शब्द क्या है, आधा ही है क्योंकि अति अधिक है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं तब भी देखिए ना, अति अधिक आहार है ना, यानी यह प्रोनाउंस हो रहा है बीच में, तो उसी तरह से ई प्लस अ जब बनेगा तो वो यह बन जाएगा, और यहाँ पर जो ता है उससे हम मात्रा अलग करेंगे तो वो आधा ता हो जाएगा, वो वहां पर जाकर अत्यधिक बन जाएगा। इसी तरह से आप देखिए ई प्लस आ के बीच में जब संधि होगी तो वो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, इति प्लस आदि। अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, जब त में है वो त क्या है, यहाँ पर आधा है, और जब ये इसमें से हम ये मात्रा हटाएंगे मतलब स्वर हटाएंगे हम, तो ये क्या बनेगा, ही और आ में जब संधि होगी तो वो या बनेगा।
तो ये क्या बन जाएगा, इत्यादि। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसके बारे में आएंगे, यहाँ सर। आप इस चीज को और भी इस तरह से समझ सकते हैं। मान लिया जाए आपको किसी ने एग्जाम्पल्स, आप परीक्षा में गए, अब आपको डेफिनेशंस याद नहीं है और आपको डायरेक्ट उदाहरण दिया जाए कि यह संधि को पहचानिए, तो आप क्या देखेंगे कि जहां पर आधे शब्द दिए जैसे अत्यधिक, इत्यादि, तो वो क्या है, डायरेक्ट आपको समझने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत वहां पर लगा सकते हैं कि ये कौन सी संधि है, यह संधि। क्योंकि यह संधि में हमेशा जो शब्द है वो क्या होते हैं, आधा त, आधा व, स्वागत है जैसे आधा स। तो जहां पर आधे आधे शब्द यूज हो रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी संधि है, तो वो यह संधि होगी। अगर डायरेक्ट आपसे परीक्षा में इस तरह से भी पूछा जाता है तो एक ये भी एक साइन है इसको पहचानने का। डायरेक्ट आप तो आधे शब्द देखते हैं तो आप यह संधि वहां पर बता सकते हैं। देखिए अब ये हमारी संधि का जो 5वां भेद है वो है आखिरी है, ये सबसे संधि का आखिरी भेद है अयागी संधि। अब देखिए इसकी पहचान और नियम क्या होंगे। जैसे ए ओ वर्ण के बाद भिन्न स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः आए, आय और अव एवं आव हो जाता है। क्रमशः से मतलब ये है ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय, ठीक है। ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव, ओ के स्थान पर आव, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप जैसे जैसे इसको एग्जांपल्स के साथ में देखेंगे तो आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मैं अगेन इसको फिर से रीड कर, ए ओ वर्णों के बाद में भिन्न स्वर आए, ठीक है, तो उनके स्थान पर क्रमशः अय, आय और अव एवं आव हो जाता है। अब देखिए ए प्लस अ मतलब क्या हो गया, अय, वही मैंने बोला है कि ए प्लस अ, ए के स्थान पर ए के स्थान में कोई भिन्न स्वर, मतलब अ आएगा तो क्या बन जाएगा, आय, आय बन जाएगा। अब आप देखिए उदाहरण यहाँ पर दिया ने प्लस आ। अब यहाँ पर अगर हम न में से स्वर को अलग हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस अ, यही सेम बन रहा है यहाँ पर, मतलब अब क्या बन जाएगा, ये अ बन जाएगा। तो ये ए और अ क्या बन गया, यह बन गया। वो ना भी सेम है, ये ना भी सेम है, और इन दोनों के बीच में संधि हुई ए और अ के बीच में, तो क्या बन गया, यह, मतलब क्या बना, नयन, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए ए बड़ा ए प्लस अ के बीच में जब संधि होगी तो क्या बन जाएगा, आय। तो देखिए ना, ना है, ये बड़ा ए की मात्रा लगी हुई है इस प्लस अ, अब ये बड़े ए के में और अ में संधि होगी तो ये आय बन जाएगा, है ना, ये देखिए आय बन जाएगा। तो ये ना है, ये हो जाएगा क्या, ना, ना हो गया ये, और आ की मात्रा, तो ना है मतलब अ हो गया ना, आय, ठीक है, आय बन, तो मतलब क्या बन गया, नायक बन गया। समझ रहे इस चीज को। इस तरह से जब जो भी शब्दों के बीच में संधि होगी जहां पर भी, वहां पर क्या होगा, वहां पर अयादी संधि हो। हमेशा जब भी संधियों को समझने का प्रयास करें तो आप इसमें जितने भी इनके नियम है वो पढ़िए और उसके बाद में आप एग्जाम्पल्स लीजिए, तो आप इन सारों को समझ पाएंगे। हमने जितनी भी संधि के 3 भेद थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो उसमें जो स्वर संधि है उसमें ये 5 प्रकार है। इन 5 प्रकार हमने आज अच्छे से पढ़ लिया है। आप इसके नियम को और पढ़िए और थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको पूरी संधि अच्छी तरह से समझ जाए। ओके, थैंक यू।